नमस्कार, राजस्थान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं भरतपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस के नाम पर फिरौती का मामला सामने आया है। लॉरेंस के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। व्हाट्सएप पर फोन और मैसेज के जरिए धमकी दी गई है। पैसे ना देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। कॉलर ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया। पीड़ित ने फिलहाल थाने में केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू की गई है। लगातार इससे पहले लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती के मामले राजस्थान में सामने आते रहे हैं और इस बार भरतपुर से कुछ ऐसी ही खबर है, जहां पर लॉरेंस के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप पर फोन और मैसेज के जरिए 50 लाख की रंगदारी को लेकर धमकी दी गई। कहा गया कि पैसे नहीं दोगे तो गोली मार दी जाएगी। कॉलर ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर यानी कि सदस्य बताया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई ये लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ कोई मेंबर है, उसके नाम पर फिरौती मांगने वाला कोई दूसरा शख्स। इससे पहले भी कई तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। भरतपुर से कुछ ऐसी खबर है जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस के नाम पर फिरौती का एक बार फिर मामला सामने आया। 50 लाख की रंगदारी को यहां पर डिमांड की गई है और व्हाट्सएप के जरिए, दरअसल फोन पर मैसेज के जरिए धमकी दी गई। साथ ही ये तक कहा गया कि अगर पैसे नहीं दोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गोली मारने की धमकी दी गई है। कॉलर ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग का मेंबर बताने वाले शख्स ने 50 लाख की रंगदारी मांगी। गैंगस्टर लॉरेंस इस वक्त साबरमती जेल में बंद है। उसके नाम से कई तरीके के गैंग चल रहे हैं और गैंग के सदस्य ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम लॉरेंस से जुड़े हुए हैं, उसके गैंग से जुड़े हुए हैं। रंगदारी से जुड़ा हुआ, हत्या से जुड़े कई ऐसे मामले हैं। आपको बता दें कि किडनैपिंग से जुड़े मामले हैं जो लॉरेंस पर अभी दर्ज हैं और अभी वो जेल में बंद है, लेकिन बावजूद उसके नाम पर रंगदारी के मामले लगातार सामने आते हैं। भरतपुर के जखीना गांव में जमीन विवाद और रंजिश के चलते कृपाल और कुलदीप की हत्या हो गई है। दोनों परिवार के बीच अभी तक रंजिश बरकरार है। कृपाल के सभी परिजन कुलदीप की हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं। 22 नवंबर को कृपाल के पिता राम भरोसी सोगरवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। परिवार में मुखाग्नि देने वाला कोई पुरुष नहीं है। इसके कारण 3 दिन से उनका शव आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। कृपाल की बेटी ने कलेक्टर और जेल सुप्रीडेंट को दादा के दाह संस्कार के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। आज कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आ रही है। दाई मुख्य नगर में बड़ा कटाव देखने को मिला है। माताजी मंदिर के पास नहर टूट गई है, लिहाजा खेतों में लबालब पानी भर गया। किसानों में गुस्सा है। दाई मुख्य नहर के पानी की बर्बादी पर अब गुस्सा फूट पड़ा है किसानों का। दिगो क्षेत्र के देवपुरा से होकर दरअसल दाई नहर गुजरती है और यहाँ पर बड़ा कटाव उस नहर में देखने को मिल रहा है। माताजी मंदिर के पास ये नहर टूटी हुई, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। किसानों के खेतों में पानी भर गया है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे टूटी नहर का जायजा लेने के लिए? क्या इस तरह की अभी स्थिति दिख रही है? देखिए, फिलहाल जो खेतों में पानी की डिमांड है और ऐसे में सीएडी की तरफ से जो तमाम नहरें हैं उनमें पूरी क्षमता के साथ में पानी को छोड़ा हुआ है। ये दाई मुख्य नहर है जो कोटा के ग्रामीण इलाकों के लंबे हिस्से को पानी पहुंचाती है और ऐसे में जो ये इलाका है वो दिगोत क्षेत्र का देवपुरा के पास में माताजी के मंदिर के पास में ये जो नहर से रिसाव हुआ है। और देख सकते हैं, तस्वीरें खुद बता रही हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो पानी की जलधारा है वो यहाँ से फूट पड़ी है नहर के टूटने की वजह से, डैमेज होने की वजह से। और इस आसपास के इलाके के जो तमाम खेत है उनके अंदर पानी भर गया, यानी मोटे तौर पर बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। फिलहाल बड़ी तादाद में जो ग्रामीण है वो वहां पर पहुंचे हैं, स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। यही बात की जा रही है कि फिलहाल नहर में जो पानी का जो स्तर है उसे कम करवाया जाए, लेकिन एकाएक जो नहर में जिस जगह से पानी का डैमेज हुआ है उस जगह से पानी को रोकने की कोशिश और कवायद भी शुरू कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट ये कि इसे रोकने के लिए जो कटाव है, तैयारियां शुरू प्रशासन की तरफ से हो गई हैं। अगली खबर भी कोटा से ही है। प्रदूषण में राजस्थान ने दिल्ली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जहरीली
कोचिंग नगरी लगातार हो रही है, उसकी आबो हवा हो रही है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली को भी कोटा ने पछाड़ दिया है। कोटा में AQI 530 के पार पहुंच चुका है। कोचिंग एरिया में भी 400 के पार AQI दर्ज किया गया। प्रदूषण के चलते कई इलाकों में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। यूं कहें कि सांसों पर कोचिंग नगरी में लॉकडाउन लग गया है। बड़ी बात यह है कि कोचिंग नगरी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, दिल्ली का प्रदूषण में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि AQI में कोचिंग नगरी कोटा नंबर 1 हो गई है। जहरीली हो चुकी है कोचिंग नगरी, पूरी तरह से गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। आबो हवा एकदम खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण की पहुंच चुकी है। आप अंदाजा लगाइए, AQI 530 है तो ऐसे में किस तरीके से सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए। ये खतरनाक हवा, ये जहरीली हवा बेहद ही रिस्की साबित हो सकती है स्वास्थ्य के लिहाज से। और जिनको एस्थमा है या बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं पेशेंट्स, उनके लिए ये आबो हवा बहुत बड़ा खतरा है। खबर धौलपुर से है। यहां पर बाड़ी शहर में डिस्कॉम के अधिकारी की लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल शहर में बिजली सप्लाई के लिए डिस्कॉम द्वारा जो बिजली लाइन डाली गई थी वो बदहाल है और इसके चलते आए दिन तार टूटने की घटनाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी लापरवाही बिजली के 11 kV वोल्टेज को 220 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर्स को लेकर है। इनके जरिए बनाए गए प्लेटफॉर्म टूटे पड़े हैं और ट्रांसफार्मर कभी भी ऐसे में गिर सकते हैं। लोगों को अब बहुत बड़े हादसे की आशंका। उद्योग बढ़ाते हैं विकास की गति और अर्थव्यवस्था को प्रदान करते हैं मजबूती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उठाए हैं प्रभावी कदम। राजस्थान खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर निम्बाहेड़ा कस्बे में करीब 1.5 साल पहले विनोद कीर का अपहरण कर हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी सुरेंद्र उर्फ शेरू कीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेंद्र अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। सुरेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस ने पिछले 8 महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर तलाशी की थी। वहीं उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। सुरेंद्र के खिलाफ जिले और अन्य जिलों में दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे, लड़ाई झगड़े, डराने धमकाने, लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के साथ NDPS एक्ट के केस दर्ज हैं। तो कोटा रेल मंडल में कोहरे के दौरान भी रेल संचालित सुरक्षित और समय पर करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए लोको पायलट को 451 फॉग सेफ डिवाइस दिए गए हैं। साथ ही कोहरे में गाड़ी की स्पीड 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिग्नल की जानकारी दर्शाने वाले बोर्ड पेंट कराए जा रहे हैं या फिर उन पर चमकीली पट्टी लगाई जा रही है। कोहरे के समय विजिबिलिटी कम होने पर लोको पायलट की सहायता के लिए स्टेशन मास्टर्स की तरफ से विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्शन यानी कि VTO के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोको पायलट को स्टेशन पास होने की जानकारी मिल पाएगी। दौसा सीट से भाई जगमोहन मीणा की हार के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का दर्द फूट पड़ा। किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लगातार 6 पोस्ट करके अपनी ही पार्टी के लोगों पर हरवाने का इशारा करते हुए भीतरघात के आरोप लगाए हैं। साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। किरोड़ी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 7 सीटों में सबसे बड़ी सीट दौसा विधानसभा बीजेपी के हाथ से निकल गई। दौसा विधानसभा सीट पर हार से सबसे बड़ा नुकसान किरोड़ी लाल मीणा को हुआ है। यहाँ उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा चुनाव मैदान में थे। भाई को जीत दिलाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद दौसा सीट किरोड़ी लाल मीणा के हाथ से निकल गई।
भाई की हार से दुखी मंत्री किरोड़ी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी बयां किया, साथ ही इशारों में विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। 45 साल हो गए, राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोट खाई। आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन कराह उठता है। मीसा से लेकर जनता की खातिर समीक्षा करने का अधिकार भी दिया है। इसलिए हमारे यहाँ पर किसी भी दल की विचारधारा की सरकार हो, हम संविधान की मूल भावनाओं से कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है गरीब, पिछड़े, वंचित लोगों को, वो आज की भी आवश्यकता है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर देश और राष्ट्र को हमेशा कहा है कि समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े लोगों को आज भी सामाजिक आरक्षण की आवश्यकता है। और इसीलिए उनको सामाजिक आरक्षण के साथ उनके जीवन के अंदर समृद्धि आए, उनके जीवन में सामाजिक परिवर्तन हो, उसके लिए संविधान के मूल दर्शन में सरकार काम करती है। सर, एक मुद्दा उठता है कि संविधान का अक्षरशः पालन हो। लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या समझते हैं, कितना अक्षरशः पालन होता है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखो, संविधान का अक्षर पालन सब जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका, विधायिका सब करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उस समय विचार व्यक्त किया था कि संविधान कितना भी श्रेष्ठ हो, संविधान को की मानने वाले, संविधान को एग्जीक्यूट करने वाले। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि संसद का आज शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और उसी को लेकर कुछ अपनी बातें रखते हुए बढ़ते आगे उत्तर भारत के बड़े हेल्थ इवेंट की बात करते हैं। वॉक ऑन रन के 5वें एडिशन का कोटा में ऐलान कर दिया गया। 15-16 फरवरी 2025 को होने जा रही 25 लाख की राशि के नामों वाली इस वॉक और रन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस साल इसकी थीम हेल्थ एंड हैप्पीनेस रखी गई है। हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से आयोजित कराए जा रहे वॉक और रन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की मैराथन और 6 किलोमीटर की वॉक होगी। वॉक और रन में इंटरनेशनल कैटेगरी भी रखी गई है। सभी जिसको भी ये पता चल रहा है कि इस तरह का इवेंट अपने कोटा शहर में हो रहा है और स्पेशली कोचिंग को लेकर आज के समय पर सभी इसी चीज़ के बारे में चिंतित है कि कोचिंग का अपना जो भविष्य है वो बहुत ही आगे और उज्जवल होना चाहिए, आगे और बढ़ना चाहिए। तो मैं हमेशा हर किसी कोचिंग में जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, कोटा इज द बेस्ट कोचिंग गाइडेंस एज वेल एज कोचिंग एम्बियंस। जो हमारी रूटीन कैटेगरी होती है रनिंग की 21 के, 10 के, 6 के, ये कैटेगरीज तो हैं ही। और 16 फरवरी 2025 को मेन कार्यक्रम है, 14-15 को मेन स्टेडियम में एक्सपो का कार्यक्रम है। जो नया है वो इस बार कोटा केयर्स वॉक है, जो कोटा को लेके उदासीनता या नेगेटिविटी करी गई है उसके लेके जो हमारा 6 के रन है उसका नाम कोटा केयर्स वॉक है। हम चाहते हैं पूरा शहर इसमें जुड़े और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज हम पूरे इंडिया को दें कि कोटा एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेंट सिटी है जिसमें जोश है, जज्बा है। और अब बात उस खबर की जिससे इंसानियत के पूरे सिस्टम पर धब्बा लग गया है। यह खबर झुंझुनू से है। यहां पर एक युवक के साथ मौत की आंख मिचोली खेली गई और जब वो भी कम पड़ गया तो मान्यताओं के विपरीत दाह संस्कार तक करा दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में बेरवल की चिता, जिंदगी, मौत और लापरवाही की पूरी कहानी। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। रात के समय अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता। लेकिन पुलिस ने इंतजार करने का भी मौका नहीं दिया और रात में ही अंतिम संस्कार करवा दिया। मृतक के परिवार पर यह किसी त्रासदी से कम नहीं है।
यह अंतिम संस्कार 22 साल के बीरबल जोधपुरिया का हो रहा है, जो झुंझुनू शहर का निवासी था। 10 महीने पहले घर से लापता हो गया। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस में दर्ज करवाई गई। जब बगड़ पुलिस को बीरबल लावारिस हालत में मिला तो उन्होंने उसकी पहचान की बजाय उसे एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया। उसकी स्थिति पर कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया और जब बीरबल की तबीयत बिगड़ी तो उसे बीडी के अस्पताल भेजा गया। इक्कीस नवंबर को बीरबल की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उसका कागजी पोस्टमार्टम कर दिया गया। और उसके दाह संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी गई। लेकिन जब उसकी बॉडी में हलचल हुई तो उसे वापस अस्पताल लाया गया। फिर जयपुर जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मृत्यु के बाद बीरबल के परिजनों को जबरदस्ती रात के समय अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया। हमको धमका कर ये काम करो, देखो हम गरीब आदमी सब बोले फिर आप चलाओ। बस सुबह हमारे पूरे परिवार के वो आएंगे तो हम सुबह वो कराएंगे। बोले नहीं हाथ खोलो इनको, अभी दाग दो तो हाथी पर वो क्या नाम का शेर साहब है, कौन अभी गाड़ी खड़ी थी, वो भी गरीब आदमी सब। ऐसे में यहां पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि बीरबल की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने उसे ढूंढा क्यों नहीं। जब बगड़ पुलिस को उसकी फोटो मिली तो क्यों नहीं उसकी पहचान की कोशिश की गई, और जब उसकी मौत हो गई तो जल्दबाजी में दाह संस्कार क्यों करवाया गया। सवाल यह भी है कि मां सेवा संस्थान के मानसिक पुनर्वास केंद्र में बीरबल के साथ क्या हुआ था जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी। इस सवाल की जांच पुलिस क्यों नहीं कर रही और वहां के सीसीटीवी फुटेज को जब्त क्यों नहीं किया गया ताकि सच्चाई का पता चल सके। क्या बीरबल के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या पुलिस इन सवालों का जवाब देगी? ये कहानी न सिर्फ एक परिवार की पीड़ा है बल्कि उन तमाम सवालों की भी है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। यह मामला अब भी अधूरा है, लेकिन क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? ये केवल समय ही बताएगा। फिलहाल बीरबल की मौत अब एक रहस्य बनकर रह गई है। झुंझुनू से कृष्ण शेखावत की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर पुलिस के हेड कांस्टेबल दिनेश शर्मा ने अपनी सक्रियता से होटल के कमरे में सुसाइड करने जा रहे शख्स की जान बचाकर अनूठा उदाहरण पेश किया है। इस शख्स ने सुसाइड करने से पहले फेसबुक लाइव किया था। पोस्ट वायरल होते ही दिनेश की नजर उस पर पड़ गई और उसने शख्स को बचा लिया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। फेसबुक लाइव आकर सुसाइड की कोशिश कर रहे युवक की जान एक पुलिसकर्मी की सक्रियता से बच गई है। उसने फौरन ही उसकी लोकेशन निकाली और होटल स्टाफ को कॉल किया। होटल के कर्मचारियों ने रूम का दरवाजा तोड़कर फंदे पर झूलने से पहले ही उस व्यक्ति को नीचे उतार लिया। मामला राजधानी जयपुर के श्यामनगर इलाके का। शनिवार को जयपुर के बगरू थाना इलाके के एक गाँव का रहने वाला युवक अजमेर रोड के एक होटल में गया, एक रूम लिया और रात के करीब 9-9:15 बजे के आसपास उसने फेसबुक लाइव किया और अपनी समस्या बताते हुए जान देने की बात कही। इसी बीच जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के ही पश्चिम जिले में साइबर सेल के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार शर्मा को उनके परिचितों से युवक के सुसाइड के लिए फेसबुक वीडियो लाइव की सूचना मिली, जिसके बाद हेड कांस्टेबल दिनेश शर्मा की मुस्तैदी और सूझबूझ वाले क्विक एक्शन की वजह से युवक की लोकेशन को ट्रेस किया जा सका और उसकी जान बचाने में कामयाबी मिली। कल रात को मुझे एक सूचना मिली कि कोई लड़का फेसबुक पर लाइव आकर सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहा है। उस सूचना पर जब मैंने उस फेसबुक वीडियो का लिंक मांगा और लिंक को खोलकर जब देखा तो ये घटना सही साबित होती हुई दिख रही थी। उस उक्त प्रोफाइल को विश्लेषण करके उसके मोबाइल नंबर निकाले और बाद मोबाइल नंबर और फुटेज पर आधारित, वीडियो में आधारित जो पर्दे और रूम कलर थे उस हिसाब से उस लोकेशन के आसपास की 4-5 होटलों को
दिनेश के मुताबिक युवक की लोकेशन अजमेर रोड हाईवे पर 200 फीट चौराहे के आसपास की आई। यहीं पर 3 से 4 होटल हैं। तब गूगल मैप की मदद से हेड कांस्टेबल दिनेश शर्मा ने उन होटलों की जानकारी जुटाई। फिर उन होटलों में फोन कर रूम बुकिंग की जानकारी ली गई। महज 8 से 10 मिनट के अंदर हेड कांस्टेबल दिनेश ने 4 से 5 होटलों में तत्काल फोन किए। तब एक होटल के मैनेजर ने उस व्यक्ति के नाम से होटल में कमरा बुक होने की बात कही, जिसके बाद हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार शर्मा ने तुरंत ही फोन कॉल कर होटल कर्मियों को तुरंत दरवाजा तोड़ने के लिए कहा। आखिरकार होटल कर्मियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और फंदे पर लटकने से पहले ही युवक को पकड़कर उसकी जान बचा ली। मैंने सिलेक्ट किया गूगल मैप पर अटैच नंबरों पर कॉल कर करके मैंने उस लड़के के संबंध में सूचना चाहिए। एक होटल वाले ने मेरे को बताया कि हाँ इस नाम का लड़का मेरे यहाँ रुका हुआ है। उक्त सूचना पर मैंने जब उनको बताया कि ये लड़का लाइव फेसबुक पर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, आप तुरंत जाकर उसका गेट खुलवाए। क्योंकि दूसरे फोन में मैं वो वीडियो लाइव देख रहा था, तो जैसे ही होटल वालों ने कमरे का गेट या घंटी बजाई, घंटी बजाते ही वो लड़का उठ के फंदे पर लटकने की कोशिश करने लगा। मैंने दूसरे फोन से होटल स्टाफ को बताया कि आप जल्द से जल्द ये गेट तोड़िए, नहीं तो ये छोरा 2 से 5 सेकंड में लटक जाएगा। ये पूरा वाकया सुनकर होटल स्टाफ ने तुरंत ही गेट तोड़ा और उसको। इसके बाद युवक को अस्पताल लाया गया और उसके परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल युवक की स्थिति स्थिर है। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इसी